नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। इसमें 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आया हूं, जो जनरली हम ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल, इस टाइप से बेसिक्स ऑफ ER मॉडल के जितने भी हैं बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे कंसेप्ट में लेके आया हूं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना, हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, दैट इज द 31st क्वेश्चन। गिवन द बेसिक ER डायग्राम। दो डायग्राम हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, एक ER डायग्राम और एक रिलेशनल मॉडल, और इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि इनकरेक्ट पूछ रहा है ये या करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, ER मॉडल और रिलेशनल मॉडल दो टाइप के मॉडल हैं, दोनों में अलग अलग टाइप की सिचुएशन बनती है। जैसे कि पहला ऑप्शन है एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। जहां भी वर्ड अगर एंटिटी आ जाता है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, तो यहां पर एंटिटी से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो एंटिटी डायरेक्टली रिलेट होती है किससे? ER मॉडल से। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बेसिकली ER मॉडल के ऊपर है। तो एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि एंटिटी में मोर देन वन वैल्यू हो सकती है बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, वो अलाउड होता है किसके अंदर? ER मॉडल के अंदर। सेकेंड ऑप्शन है एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ये भी सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कंपोजिट एट्रीब्यूट भी हमारा हो सकता है ER मॉडल के अंदर। तो देयर इज नो प्रॉब्लम दीज फर्स्ट 2 ऑप्शंस। नेक्स्ट मैं ट्राई करता हूं थर्ड ऑप्शन। इन ए रो ऑफ ए रिलेशनल मॉडल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। देखिए, रिलेशनल मॉडल के अंदर ये दिया हुआ है कि कोई भी रो है उसके अंदर क्या मोर देन वन वैल्यू हो सकती है। ये इनकरेक्ट है, ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मोर देन वन वैल्यू अलाउड नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जब हम करते हैं रिलेशनल मॉडल के ऊपर ही हम अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर मोर देन वन वैल्यू अगर आ जाती है तो वो अलाउड नहीं होता। फर्स्ट NF हमारा फेल हो जाता है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है हमारा फॉरेन की के ऊपर अप्लाई हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है, इसको समझते हैं। तो यहां पर देखिए, दो रिलेशन दे रखे हैं R1 एंड R2, और दोनों रिलेशन स्कीमा में एट्रीब्यूट दिए हुए, पहले में AB है, दूसरे के अंदर CD है। तो यहां पर बोला हुआ है कि B इज ए फॉरेन की। देखिए, मेन पॉइंट यही है जो ये लाइन बोली हुई है, B इज ए फॉरेन की दैट रेफर टू C इन R2। मतलब B जो है दैट इज ए फॉरेन की, जो कि रिलेशन R1 के अंदर है, ये एक फॉरेन की है, और ये किसको रेफर कर रहा है? C इन R2। R2 नाम से जो टेबल है उसके अंदर जो C एट्रीब्यूट है, ये बेसिकली यहां पर दिया हुआ है, ये प्राइमरी की है। C इज ए प्राइमरी की, ये गिवन है। ठीक है, तो B जो है वो रेफर कर रहा है C को, रेफर टू C2 इफ डाटा इन R1 एंड R2 सेटिस्फाई द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इसका मतलब है कि यहां पर फॉरेन की और प्राइमरी की का कंसेप्ट बेसिकली लगा रहा है। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं कि दो जब कभी भी टेबल दी हुई है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट तो हमारा फॉरेन की है, जैसे कि ये फॉरेन की है, और ये एट्रीब्यूट है हमारा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमेशा पेरेंट होता है फॉरेन की का। तो कहने का मतलब है यहां पर जो भी वैल्यू होती है, जैसे कि यहां पर 1 2 3 है, तो यहां पर भी डेफिनेटली 1 2 3 होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन की इज द चाइल्ड ऑफ द प्राइमरी की। तो यहां पर जितनी वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट किसके अंदर होगी? प्राइमरी की के अंदर तो डेफिनेटली होगी ही होगी। सो यू कैन से, यहां पर अगर हम देखें कौन सी कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी, तो आप देख सकते हो यहां पर ये जो ऑपरेशन है ये डिफरेंस का ऑपरेशन है, माइनस लगा हुआ है यहां पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ फाई का मतलब होता है प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट B ऑन द रिलेशन R1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन द बेस ऑफ R2। तो दो टेबल थी हमारी, आप देख सकते हो यहां पर B जो है, B क्या था हमारा? फॉरेन की था। C जो है वो
प्राइमरी की है सेकंड रिलेशन का, तो प्राइमरी की हमेशा पेरेंट होता है चाइल्ड रिलेशन का। तो चाइल्ड माइनस पेरेंट, मान लीजिए इसके अंदर दो वैल्यू है, ए ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूं तो पाई ऑफ बी में 1,2 है, तो डेफिनेटली प्राइमरी की में तो वो 1,2 तो होगा ही होगा और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो जब कभी भी माइनस करते हैं, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है फर्स्ट में से नेक्स्ट को हम कॉमन को रिड्यूस कर देते हैं, सेकंड की इंपॉर्टेंस नहीं होती, वहां पर सिर्फ कॉमन को हम पिक करते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये हमारा क्या रिजल्ट देगा, एम्प्टी रिलेशन देगा। तो हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये था हमारा फॉरेन की और ये है हमारा प्राइमरी की, और प्राइमरी की के अंदर जितनी भी वैल्यू है, जो ये फॉरेन की है, फॉरेन की के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो डेफिनेटली प्राइमरी की के अंदर वैल्यू मिलेगी मिलेगी। तो पहली कंडीशन ही हमेशा ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो जैसे 1 2 3 माइनस 1 2 करें तो 3 रह जाएगा, तो 5 के इक्वल होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं, मगर हमें तो ऑलवेज ट्रू पूछा हुआ है इसने। ये पॉसिबिलिटी है थर्ड वाली, हो सकती है, मगर ऑलवेज ट्रू का मतलब है हमेशा वो ट्रू रहेगा, वो फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारा। और फोर्थ ऑप्शन है कि ये 5 के इक्वल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 5 के इक्वल तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जब करेक्ट है तो फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, दैट इज द सेम। हमारा इसके अंदर मैंने यहां पर एक कंसेप्ट लाया हूं मैं, ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड, कैस्केड का मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग का मतलब होता है जब कभी भी एक की वजह से दूसरा इफेक्ट हो और दूसरे की वजह से तीसरा इफेक्ट हो, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग। ठीक है, ऑन डिलीट का मतलब क्या है, जब कभी भी मैं एक वैल्यू को डिलीट करूं तो बाकी वैल्यू पे इफेक्ट होगा, और बाकी को मैं डिलीट करूं तो थर्ड वैल्यू पे इफेक्ट होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर आप समझिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल टपल दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखिए यहां पर कंसेप्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जहां पर हम प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर ये कह रहा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखना है आपको, मतलब ये जो है वायलेट नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर अगर मैं 2 4 को डिलीट कर रहा हूं, ये टेबल दी हुई है आपको, इसके अंदर अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, यहां पर ये बोला हुआ है 2 4 को अगर आप डिलीट करते हो तो इससे एडिशनल कुछ और भी डिलीट होगा क्या, ये चीज इसने बोली हुई है। अब क्वेश्चन में यहां पर मेंशन है कि ए एंड सी दो एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर, ए इज एन प्राइमरी की एंड सी इज एन फॉरेन की। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं दैट इज ए प्राइमरी की एंड दिस वन इज द फॉरेन की। तो यहां पर ये गिवन है कि ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। अगर मैं 2 4 को डिलीट करता हूं, इस वाली एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, तो प्राइमरी की हमेशा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया प्राइमरी की हमेशा पेरेंट होती है और ये हमेशा चाइल्ड होता है, फॉरेन की हमेशा चाइल्ड होता है। तो अगर मैं 2 4 को डिलीट कर रहा हूं तो प्राइमरी की में वैल्यू क्या डिलीट हो रही है, 2 डिलीट हो रहा है। अगर 2 डिलीट हो रहा है तो बाकी हम ये चेक करेंगे बाकी एंट्री में कहीं पर भी फॉरेन की में 2 तो नहीं आया हुआ, क्योंकि अगर आप पेरेंट की वैल्यू को डिलीट कर रहे हो तो फोर्सफुली आपको चाइल्ड में भी कहीं पर भी 2 लिखा हुआ है तो उसको भी फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा, तभी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, नहीं तो ये वायलेट हो जाएगी। तो इस केस में हम 2 4 को डिलीट कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है 2 4 को आपको डिलीट करना है, उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जो प्राइमरी की है उसमें पेरेंट जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू अगर आप डिलीट कर रहे हो तो चाइल्ड की वैल्यू को भी आपको चेक करना है। तो चाइल्ड में अगर हम देखें फॉरेन की में 2 2 कहीं आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो दोनों जगह 2 2 आया हुआ है, तो इसको भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। एक तो दोनों इनको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, और अब इन दोनों को डिलीट करेंगे। देखिए कैस्केडिंग क्या होती है, ऑन डिलीट कैस्केडिंग का मतलब है एक की वजह से दूसरा डिलीट हुआ, अब दूसरे की वजह से तीसरा भी डिलीट होगा, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। तो ये डिलीट होता जा रहा है। अब अगेन यहां पर भी प्राइमरी की आया हुआ है, 5 और 7 प्राइमरी की आया है, तो फॉरेन की हम चेक करेंगे। इनके अलावा फॉरेन की में कहीं पर 5 और 7 तो नहीं है, फॉरेन की मतलब सी एट्रीब्यूट को, तो यहां पर 5 आया हुआ है, इसको भी हमें फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये दोनों हुए, इन दोनों की वजह से ये सिंगल हुआ। अब
राइट हैंड साइड में मतलब सी एट्रीब्यूट के अंदर 9 को चेक करेंगे, 9 कहीं पर नहीं आया हुआ, तो दैट इज ओके। कहने का मतलब है इसको डिलीट करने से कितने और एट्रीब्यूट हमारे डिलीट हो रहे हैं, कितनी और वैल्यू डिलीट हो रही है। तो यहां पर 527295 तीन डिलीट हो रहे हैं, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन है 527295। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेबल के ऊपर। कई बार ये क्वेश्चन आता है, जो आया भी हुआ है हमारा, जैसे एस्टेट एचएससी के एग्जाम और डीएसएसबी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर ये पूछी हुई है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितनी नीड है हमें। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है एक ईआर डायग्राम की फॉर्म में, तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इसमें बेसिक सी टर्म्स आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर मैनी टू वन, यहां पर जो रिलेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है मैनी टू वन, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको वन टू मैनी। तो दो आपको रिलेशन दिए हुए हैं, मैनी टू वन रिलेशनशिप दी हुई है, एक तो मैनी टू वन और एक वन टू मैनी। अब दूसरी चीज, यहां पर जो ये डबल सर्कल डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इसको बोलते हैं हम टोटल पार्टिसिपेंट। दो टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता है टोटल पार्टिसिपेंट और एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेंट। तो ये जो डबल लाइन रिप्रेजेंट करता है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अब यहां पर आप देख सकते हो जब कभी भी टोटल पार्टिसिपेंट है तो वो हम ये यहां पर टेबल बनानी है, तो टेबल एक m के लिए टेबल बनेगी। m के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट है, m1 है, m2 है, m3 है। और इसके अंदर अगर ये टोटल पार्टिसिपेंट है तो ये हमेशा टोटल पार्टिसिपेंट भी है, मैनी टर्म भी आई हुई है यहां पर। मैनी जब कभी भी है तो वो हमेशा दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है, मगर वो कौन सा यूज करेगा, उसकी प्राइमरी की को ऐड कर सकता है। ये एक रूल होता है हमारा मैनी टू वन, या मैनी की तरफ जिस तरफ भी डायरेक्शन है वहां पर आप किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को यूज कर सकते हो। अगर रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि रिलेशन आपका दिया हुआ है, तो इसकी प्राइमरी की को यहां पर यूज कर सकते हो, तो P1 यहां पर यूज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से P नाम से अनदर एंटिटी है और इसके दो एट्रीब्यूट है P1 और P2, ये किसी और का यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर जो रिलेशन है वो वन, इस तरफ भी वन है और इस तरफ भी वन है, तो ये दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट को यूज नहीं करेगा। तीसरी टेबल बनेगी हमारी n नाम से, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट ऑलरेडी है n1 एंड n2, इसके साथ भी मैनी टर्म जुड़ी हुई है, तो मैनी के साथ उसका जो रिलेशन है उसकी प्राइमरी की को यूज कर सकता है, तो यहां पर भी P1 यूज हो जाएगा। तो इस पूरी टेबल को बनाने के लिए मतलब कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी पूरे डायग्राम को बनाने के लिए, तो 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन टेबल तो आपको रिक्वायरमेंट है ही है, उसके अलावा भी हो सकती है, मगर यहां क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितनी नीड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि सिक्वल के अंदर हमारी डाटा टाइप यूज करते हैं हम, तो उसके ऊपर मैं लेके आया हूं ये क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन है कि डाटा टाइप दो अलग अलग टाइप की होती है। यहां पर दो टाइप की डाटा टाइप के बेस पे यूज किया हुआ है, एक कैर एन और एक है वेर कैर एन। तो वेर कैर का मतलब होता है कि यहां पर जो इसकी लेंथ दी होती है, अगर आप लिख रहे हो वेर कैर 20 और इसमें जो वैल्यू दे रहे हो वो हेलो दे रहे हो, तो ये सिर्फ स्पेस कितना लेगा, हेलो मतलब टोटल कितना स्पेस लेगा, 5 कैरेक्टर ही यूज करेगा, उसकी जो लेंथ होगी वो 5 कैरेक्टर ही होगी। मगर अगर आप लिखते हो कैर 20 और उसमें भी आप हेलो देते हो, तो वो कितनी स्पेस लेगा, वो उसको स्टोर करने के लिए 20 ही लेगा, क्योंकि आपने जो कैर में जो साइज डिफाइन किया है वो उसका फिक्स कर देता है, मतलब स्पेस फिक्स हो जाएगा। तो कैर के अंदर जो साइज होता है वो फिक्स होता है, और वेर का मतलब है, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, जो कि चेंज कर सकते हो आप, उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हो। अगर ये 20 डिफाइन किया है मगर आप डिक्लेयर कर रहे हो 5 कैरेक्टर का, तो वो टोटल ऑक्यूपाई करेगा 5 स्पेस ही। मगर कैर के अंदर आपने 20 डिक्लेयर किया, भले ही आप 5 कैरेक्टर का स्पेस डिक्लेयर कर रहे हो, मगर ये ऑक्यूपाई करेगा 20। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, कैर का जो साइज होता है वो फिक्स होता है और वेर कैर का वेरी करता है, तो वेरिएबल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी द राइट आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
36 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। वो क्वेश्चन है हमारा कि क्वेरी दे रखी है, यहां पर पूछा है कि विल नॉट गिव एन एरर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिप्लेस टू गेट द डिजायर आउटपुट। ये कह रहा है कि ये क्वेरी दी हुई है, इसके अंदर एरर जनरेट नहीं करेगा अगर मैं कुछ रिप्लेस कर दूं जो हमें आउटपुट रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर देखिए किसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन को देख लीजिए, सिंपल, सैलरी इंटू 1.1 आईडी वेयर इंस्ट्रक्टर। तो इनमें से किसको हम रिप्लेस करें जिससे कि हमारा जो क्वेरी है उसमें अभी एरर आ रहा है, मतलब आउटपुट नहीं जनरेट हो रही जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर नाम की जो टेबल है, ठीक है, आईडी जो है वो एट्रीब्यूट है, वेयर जो है यहाँ पर क्लोज यूज किया हुआ है, सैलरी इंटू 1.1 ये भी हमारा, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करेक्ट है, मगर मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब कभी भी हम सिलेक्ट करते हैं तो टेबल से सिलेक्ट करते हैं, तो टेबल नेम से पहले हमेशा फ्रॉम आता है, ना कि वेयर। तो वेयर की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर फ्रॉम आना चाहिए, तो ये क्वेरी करेक्ट हो जाएगी। मतलब आउटपुट जो आपको रिक्वायरमेंट है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी इंटू 1.1 जो भी है उसको कैलकुलेट करके वो देगा, मगर यहां पर क्या आना चाहिए था, वेयर की जगह फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये हमारा एरर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज in the select list or the dash clause of a select statement or subquery, they can't be used in a dash clause। देखिए एग्रीगेट फंक्शन होते हैं हमारे, 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम और काउंट। ये 5 जो है वो एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं हम सिक्वल के अंदर, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर। तो यहां पर ये कह रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट लिस्ट के अंदर, बिल्कुल यूज करते हैं। तो कौन से क्लोज के अंदर हम यूज कर सकते हैं और उनको कौन से क्लोज में हम यूज नहीं कर सकते, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्रीगेट फंक्शन जितने भी है ये हम कभी भी कंडीशन में जब यूज करते हैं तो उसके लिए वेयर क्लोज कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता। वेयर क्लोज के अंदर आप सिंपल कंडीशन दे सकते हो कि एम्प्लॉय सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 20,000 है, तो इस तरह की कंडीशन तो आप दे सकते हो, मगर एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते किसके अंदर, वेयर के अंदर। तो वेयर के अंदर आप यूज नहीं करते हो, इसीलिए आप वेयर की जगह क्या यूज करते हो, हैविंग। हैविंग इज ऑल्सो ए सेकेंड ऑप्शन फॉर द कंडीशन, बट दैट विल बी यूज इन द ग्रुप। हैविंग अगर आप यूज कर रहे हो तो ग्रुप बाय के साथ यूज होगा, ठीक है, मगर यहां क्वेश्चन में ये था एग्रीगेट फंक्शन को आप सिलेक्ट लिस्ट में कहां यूज करते हो, हैविंग क्लोज के अंदर, और उसको कहां यूज नहीं करते हैं जिससे कि हैविंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो वेयर क्लोज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या मैच कर रहा है, बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। देखिए इंटीग्रिटी जो ये टर्म है उसके बाद है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रिटी कंडीशन कौन कौन से हमारे हैं, और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सा नहीं है। तो नहीं वाला सिंपल सा दिख रहा है हमें, नॉट नल तो कंस्ट्रेंट होता है हमारा, इंटीग्रिटी यूनिक भी होता है, और चेक प्रेडिकेट चेक नाम से भी हमारा कंस्ट्रेंट होता है, मगर पॉजिटिव जो है वो हमारा कंस्ट्रेंट नहीं है, दैट इज ए वैल्यू नॉट ए कंस्ट्रेंट। पॉजिटिव एक वैल्यू होती है ना कि कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो इसमें यहां पर पूछा हुआ है कौन सा हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन है रिलेशन अलजेब्रा के अंदर। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था रिलेशन अलजेब्रा के अंदर फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से, सिलेक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस वन, प्रोजेक्शन 5 से रिप्रेजेंट होता है, यूनियन दिस वन, सेट डिफरेंस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है, और रीनेम इस तरह का हमारा सिंबल होता है पी फॉर्म में। तो ये जो है ये दीज आर द फंडामेंटल ऑपरेशन, मगर ये 6 के 6 ऑपरेशन में कोई भी ऑप्शन में नहीं है सिलेक्ट, इंटरसेक्शन, नेचुरल ज्वाइन, असाइनमेंट, दीज आर नॉट ए रिलेशन अलजेब्रा फंडामेंटल ऑपरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन। क्लियर। तो ये 6 हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो ये है कि एट्रीब्यूट एज नाम से हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से कोई चीज आप जनरेट कर रहे हो एज की फॉर्म में, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ हमें पता है कि 19 दिसंबर 2000 है, ठीक है।
तो करंट जो आज डेट है उसके हिसाब से 2020 चल रहा है, तो आज के हिसाब से हम ये देख सकते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ ये था, तो आज इसकी एज कितनी होगी, तो एज हमने कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो इसकी एज आ जाएगी 20 के आसपास एज होगी, या 19 या 20 हमने कैलकुलेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू डेट हमारी 19 बन रही है, मगर दिसंबर जब आ जाएगा तो 20 हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एज आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इस टाइप से ये जो एट्रीब्यूट होता है, तो एट्रीब्यूट एज क्या होगा, वो हमेशा डिराइव्ड होगा। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द अनदर वैल्यू, फ्रॉम द अनदर एट्रीब्यूट यू कैन calculate the next you can say attribute, so that is known as a derived attribute। derived का मतलब है from the existing you can find out the another one। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोशिश की है मैंने कि सारी चीजें आपको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर हो। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।